नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आज बात करते हैं कंगना रनौत की, जो कि फिर मुश्किलों में पड़ती हुई नज़र आ रही है। अक्सर वो कुछ न कुछ ऐसा बयान देती हैं, जो कि सुर्खियों में बन जाता है, कभी वो विवादित हो जाता है। लेकिन आज उनकी संसद की सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता है। मैं ये सकता है शब्द यूज़ करूँगी, क्योंकि एक याचिका उनके खिलाफ दायर की गई है, जिसमें कि याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि उसने अपना नामांकन भरा था, लेकिन उस नामांकन को खारिज कर दिया गलत तरीके से, गलत आधार पर। उसके डिटेल्स मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अब कंगना रनौत को 21 तारीख तक का समय दिया है। 21 तारीख को उनको अपना जवाब देना है और हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, वहाँ पर ये याचिका दायर की थी। और अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ कि ये जो याचिकाकर्ता है, ये वन विभाग का पूर्व कर्मचारी है, लायक राम नेगी उसका नाम है और उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट उनको मिल गया था और उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र के साथ विभाग से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। हालाँकि उन्हें बिजली, पानी और टेलीफ़ोन विभागों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 दिन का समय दिया गया और जब उन्होंने उन्हें प्रस्तुत किया, तो भी उनका ये कहना है कि निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उनका नामांकन रद्द हो गया। और उन्होंने अब ये दलील दी है कि अगर उनके कागज़ात स्वीकार किए गए होते, तो वो चुनाव जीत सकते थे और उनका कहना है कि कंगना के निर्वाचन को रद्द किया जाए। अब कंगना रनौत के बारे में आपको पता है, उन्होंने वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को हराया था 74,000 वोटों से और अब जब ये पूरा मामला हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट में जाएगा, तो ये किन्नौर के निवासी हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी और किन्नौर के निवासी की जो ये याचिकाकर्ता है, उसमें यही कहा गया है कि कंगना रनौत के नामांकन को रद्द किया जाए, यानी कि जो उनका निर्वाचन है, उसको रद्द किया जाए, सॉरी। और बार-बार वो यही आरोप लगा रहे हैं कि इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए उसके नामांकन पत्र को कथित रूप से गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था और नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल उन्होंने 21 अगस्त को जवाब दाखिल करने को कंगना रनौत को कहा है। अब ये पूरा मामला समझते हैं, दोनों कानूनी पक्ष से और राजनीतिक पक्ष आज आपके सामने मैं लेकर आऊंगी और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अरुण कुमार अग्रवाल इस समय है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुशील कुमार शर्मा जो कि हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। सुशील जी हमारे साथ हमेशा चुनाव के दौरान भी थे। मैं सुशील जी से शुरू करती हूँ कि सुशील जी, ये मामला क्या है? ये लायक राम नेगी कौन है? किसी का भेजा हुआ व्यक्ति है? क्योंकि अक्सर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, अक्सर ऐसे प्यादों को खड़ा करती है, जो प्यादे राजनीतिक एजेंडे को पूरा करते हैं। तो मेरा जो पहला सवाल आपसे वो यही है कि क्या लायक राम नेगी को खड़ा किया गया है कांग्रेस द्वारा या किसी राजनीतिक दल द्वारा, ताकि कंगना रनौत के ऊपर जो संकट के जो बादल है वो और गहरे हो जाए? जी। देखिए ऐसा है जो इलेक्शन में खड़े होने वाली बात है नेगी की। नेगी का कोई फैक्शन ऐसा नहीं था कि भी कांग्रेस से जुड़ा हो। क्योंकि अ, जो विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य का एक्चुअल जो ओरिजिनल सीट है वो किन्नौर है। रामपुर में बाद में राजधानी गई। उससे पहले ये किन्नौर में इनकी जो वीरभद्र जी की जो पुश्तैनी रियासत थी वो किन्नौर में थी। सांगला के पास उनका राजधानी थी, तो बाद में वो यहाँ लेके आई। तो किन्नौर से अपने वोटें काटने के लिए वो खड़ा नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि हिमाचल में जितनी भी श्रू ट्राइब 3 सीटें हैं, लाहौल स्पीति हुई, किन्नौर हुई, भरमौर हुई, ये सीटें सारी ही मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती और उसमें ज्यादातर प्रभाव जो है वो कांग्रेस का है। ये ट्रेडिशनली कांग्रेसी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट्स भी जीतते रहे हैं वहां से, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब कांग्रेस ने भेदभाव करने शुरू किए, नहीं हुआ। टीएस नेगी किन्नौर से इंडिपेंडेंटली बहुत बार जीते, बाद में बेशक वो बीजेपी के साथ हो लिए थे, क्योंकि वो वीरभद्र से नहीं, उनसे आंख से आंख नहीं मिलाते थे वो, तो ही वाज वेरी क्रिटिकल अबाउट दैट। तो
ये वो चीफ सेक्रेटरी भी थे हिमाचल के किसी ज़माने में, टीएस नेगी। तो नेगीज़ में जो पॉलिटिकल अपनी सोच होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ जुड़ने की बात नहीं करते हैं। लेकिन उनके दिमाग में आई होगी बात, दे आर मनीड पीपल, वहाँ काफ़ी ये पैसा है, सेब का पैसा है और कई ये चीज़ें हैं, ट्रेडिशनल वहाँ है, काला जीरा है, उम, और किन्नौर इज़ अ रिच प्लेस अदरवाइज़, है ना? भेड़ पालन है, लोग बहुत करते हैं और वन विभाग में तो वो थे ही थे, उन्होंने खुद ही बताया। तो लोग दे ट्राई देयर लक, और ये भी हो सकता है कि भी ही वांटेड टू ट्राई हिज लक, कि भी मैं इस समय पार्लियामेंट में खड़ा हो जाऊँ, बाद में कोई न कोई पार्टी मेरे को किन्नौर के लिए विधानसभा के लिए टिकट दे। तो इस तरह से भी लोग हिमाचल में करते हैं। ये बेसिकली ये है कि भी, और भाजपा अपने भी भाजपा के कोई लोग कह सकते हैं, कुछ लोग बोल भी रहे थे कि शायद भाजपा वालों ने खड़ा किया होगा, क्योंकि भाजपा का कैडर उस समय नाराज था। शुरुआती दौर में भाजपा का कैडर नाराज था, इसलिए कि वहां से, मंडी से जो पिछली बार एक्स सर्विसमैन को लाया गया था, वो भी पैराशूट लैंडिंग से पार्टी में लाए गए थे कैंडिडेट, जो हार गए थे प्रतिभा सिंह से। और इस बार भी जो चुनाव थे, उसमें भी इन्होंने कंगना रनौत को ले आए वो, और जो पार्टी के कैडर के लोग थे, वो इनके साथ शुरुआती दौर में नहीं थे। बाद में किसी तरीके से मनाया गया और लोगों ने वोटिंग की और वोटिंग वहाँ अच्छी हुई। ऐसा नहीं है कि भी बीजेपी, आरएसएस के लोग वोटिंग करने नहीं गए। मंडी में अच्छी वोटिंग हुई और इसीलिए जो मार्जिन था वो 74-75 हजार के बीच में रहा। तो सुशील जी, जो ये लायक राम नेगी ने जो पिटिशन फाइल किया है, इस पिटिशन फाइल करने का असर क्या है? इसका जो राजनीतिक मायने है, इसको हम क्या समझें? केवल और केवल समझें कि भई ये अभी जो लीगल पक्ष है उसको समझेंगे अरुण जी से, लेकिन इसका राजनीतिक पक्ष आपसे समझना चाह रही हूँ कि ठीक है, उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी पार्टी से नहीं रहा होगा। उनको लगा कि भई उनका मौलिक अधिकार है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है और उनके साथ इनजस्टिस हुआ तो वो कोर्ट चले गए। क्या ये मामला हाँ, केवल इतनी देखिए, है? नेगी लोग ऐसा करते हैं क्योंकि दे आर ट्राइबल पीपल। हुँ। आपने ट्राइबल्स की मानसिकता देखी होगी। ये लोग क्या करते हैं, अगर अपने पे कोई उन पे कोई आँच आती है या उनकी कोई गलत है, दे आर आउटस्पोकन पीपल। वो मिस नहीं करते अपने वर्ड्स को, अपने मुँह में नहीं रखते वो अपने शब्दों को, या मिठास के साथ नहीं बोलते। वो लेकिन स्पष्टवादी लोग होते हैं। इसका राजनीतिक ओवरटोन क्या हो सकता है? इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है? क्योंकि विक्रमादित्य और कंगना रनौत के बीच जो वोटों का फासला था, जिससे वो वोट जीती थी, केवल महज़ 74,000 वोटों से जीती। तो क्या आपको लगता है कि ये वाक़ई में एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है? नहीं, पॉलिटिकल कोई खास मुद्दा नहीं बनेगा। यहाँ इलेक्शन पिटीशंस इस तरह की होती रही हैं। कभी भी वो नहीं बना है, सिवाय एक के, जब सोलन में मिस्टर सोफत ने मेजर मोनी को एक बार एमएलए शिप में हराया था, तो उनको टिकट नहीं दिया गया। हुँ, हुँ। इलेक्शन पिटीशन में मेजर मोनी हार गई थी, उनका चुनाव रद्द हो गया था और उसके बाद जिन्होंने वो फाइट किया था, बीजेपी की बात है। बीजेपी के जिस व्यक्ति ने फाइट किया था वो केस है, उसको टिकट नहीं दिया गया था। राजीव बिंदल को टिकट दिया गया था। राजीव बिंदल आज हिमाचल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो ये इसका देखा जाए, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है पूरी तरह से, अभी भी नहीं है, क्योंकि रिसेंटली ही वो गवर्नमेंट में थे। और जहां तक ये कहा जाता है कि भी वहां से बीजेपी के किसी व्यक्ति ने उनको प्रॉम्प्ट किया होगा, हमें कोई ऐसा सुनने को नहीं मिला। हाँ, सुनने को ये मिला जरूर है कि देखिए, जो जैसे गुजरात में वो नामांकन रद्द कर दिए गए थे, उसका क्या हुआ, है ना? तो हिमाचल का फैसला भी उसी पे होगा। तो ये कानूनी बात है।
ये वो हुँ, अरुण जी ज़्यादा बताएँगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन पॉलिटिकल जो इसका वो है फॉल आउट, ये मुझे लगता नहीं है अभी कोई इसमें का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। वैसे जी, कंगना रनौत की कंट्रोवर्सीज़ अब जैसे कल वो चिराग पासवान से मिली पार्लियामेंट में 1-2 दिन पहले, तो इनकी एक फ़िल्म आई थी इकट्ठी, चिराग की और कंगना रनौत की। हुँ, हम मिले ना मिले, शायद इस फ़िल्म का ये था। तो अब मिल गए हैं, तो उनको मिलते हुए दिखाया गया है और ये काफ़ी वायरल हुआ है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी चलती रहेंगी और कंगना तो ये है कि भी वो उसको उनको सब्जेक्ट की समझ हो ना हो, लेकिन वो उसमें दखल ज़रूर देंगी और इस तरह से वो कंट्रोवर्सी में आती रहेगी। जी। ठीक है, अब मैं कानूनी पक्ष के लिए आती हूँ कि अरुण जी आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कि एक व्यक्ति जो कि चुनाव लड़ना चाह रहा था और उसको अब ये लग रहा है कि उसका नामांकन गलत आधारों पर और रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया। तो इसका जो कानूनी पक्ष है वो क्या है? और क्योंकि कंगना को नोटिस भी भेजा गया है, अब उनको जवाब दाखिल करना है 21 अगस्त तक, तो इसका कानूनी पक्ष थोड़ा-सा समझाइए सर? जी। नहीं, इसमें कंगना रनौत की ज़्यादा गलती नहीं है। पहली बार मैं मानता हूँ कि वो उसमें निर्दोष है। गलती है रिटर्निंग ऑफिसर की। ये जो आर्बिट्रेरीली जो है, आप किसी का कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे इन लोगों ने सबके सामने श्याम रंगीला का कैंडिडेचर जो है, चूँकि वो प्रधानमंत्री के साथ लड़ रहा था और वो एक फ़ार्स हो जाता कि देखिए उन्हीं के शब्दों में वो कैंपेन कर रहा है, तो वहाँ का जो रिटर्निंग अफ़सर था उसने अपनी दादागिरी करके उसको नॉमिनेशन नहीं करने दिया और वो पूरा टीवी के ऊपर ये प्ले आउट हो रहा था। अब वो जो है जिस जगह से आते हैं तो श्याम रंगीला तो नहीं लड़ने जाएँगे केस। लेकिन जैसे शर्मा जी ने सही कहा कि ये नेगी लोग हैं, उनका आत्मसम्मान होता है कि हाउ डेयर दिस रिटर्निंग ऑफिसर जो है रिजेक्ट्स हिज कैंडिडेचर। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जीतूँ या हारूँ, हमें कानूनन लड़ने का हक है। और अगर ये पिटीशन ज़्यादा रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ है बजाते कि कंगना के खिलाफ। कंगना को पार्टी इसलिए बनाया गया क्योंकि वो जीती हैं वहाँ से और जो भी उसका रिज़ल्ट होगा वो उनको इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन चूँकि कहीं अपील नहीं होती है और बहुत लोगों का इस तरह से कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक वार्निंग और बहुत ज़रूरी था कि कोई न कोई इस तरह का पिटीशन लेके कोर्ट में जाए और कहे कि देखिए मेरे कागज़ सारे सही थे। सबसे बड़ी बात है कि अगर नो ड्यूज़ था तो सरकार को मालूम है कि नो ड्यूज़ है या नहीं है। ये कहाँ लिखा है कि अगर हमने किसी का 4 पैसा नहीं दिया तो हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, हम कल भी दे सकते हैं। क्या जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं एक छोटी-सी बात पूछता हूँ कि सबने बिल्कुल, क्या ये इनकम टैक्स सही समय पर दिया? क्या सबने जो है प्रॉपर्टी टैक्स दिया? हुँ, अगर उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो उनको भी डिस्क्वालीफाई करें। तो एक तो ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है प्राइमा फेसी गलत लग रहा है और इससे कोई इसकी ज़मानत भी जब्त होती तो कोई बात नहीं है। लेकिन उसको चुनाव लड़ने का हक था और ये जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो कि सरकार भई ये डीएम होते हैं, आईएएस होते हैं, इनको सेंटर में जाना होता है। तो वो जो एक पार्टीशन रिटर्निंग ऑफिसर हो जाते हैं, आप तमाम जगह देखेंगे उनके लिए भी एक वार्निंग होनी चाहिए कि आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो कोई ना कोई आदमी कोर्ट जाएगा। और अगर ये आपको मैं बता दूं कि एक सिटीजन को भी हक है, अगर मैं कोर्ट में जाऊं और कहूं कि फलाने आदमी का नॉमिनेशन गलत रिजेक्ट किया गया, अगर ये कैंडिडेट होता तो मैं इनको वोट देता, तो ये भी मैं भी इसके लिए कोर्ट जा सकता था। माने जहाँ पर कि किसी का गलत वो रिजेक्ट हो, तो उस आदमी का कोर्ट जाना एकदम सही है और इनको उसमें ये करना पड़ेगा। कंगना रनौत जो हैं, वो बहुत हद तक निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने गलती की, तो हाउ इज़ शी रिस्पांसिबल? लेकिन दूसरी बात है कि कंगना रावत खुद 12वीं पास हैं और सब लोग 12वीं भी पास नहीं है, ऐसा नहीं 12वीं पास है। उन्होंने अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में दिखाया, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उनका जो डिस्क्लोज़ करना पड़ता है
और उसके बाद इस तरह का ज्ञान देती हैं कि जो है भारत को आज़ादी 14 में मिली, 2014 में मिली। तो उनको भी समझना चाहिए कि पेज 3 से जिसके कारण वो नामी हुई, नाम उनका हुआ, जिसके कारण वो स्टार बनी, जो इनिशियल ब्रेक थ्रू उसमें वो साइड आर्टिस्ट थी पेज 3 में, उससे उनको पेज 1 में आना चाहिए, बजाबते कि इधर-उधर के ये सब जो बयान देती है, उनके डिस्क्लोजर में है 8 क्रिमिनल केसेस हैं। अब बताइए, उसमें वो कहाँ जावेद अख्तर और कहाँ कंगना रनौत। वो जो है क्रिमिनल डिफेमेशन, आप सोचिए कि कोई काम करने वाला आदमी किसी आर्टिस्ट के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन करे, तो उसको कहीं न कहीं इसने ज़रूर जो है नहीं, कुछ ऐसा कहा। लेकिन जी, इस याचिका से लेकिन अब एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट क्या कंगना की सदस्यता को रद्द कर सकता है? ये एक नहीं, उनके वो पक्ष। रद्द नहीं, ये रद्द कभी भी नहीं कर सकते, उनकी कोई गलती नहीं। वो ये कह सकता है कि इलेक्शन में बी हेल्ड अगेन, बिकॉज़ ये नेगी के का जो कैंडिडेचर था, इन्होंने आर्बिट्रेरीली विदाउट एनी ड्यू ग्राउंड्स ये रिजेक्ट किया, इसलिए ये इलेक्शन दोबारा हो, ये कोर्ट कर सकता है। नहीं तो उस उनकी अगर इलेक्शन दोबारा भी होता है, अगर अरुण जी इलेक्शन जैसा आप कह रहे हैं कि दोबारा अगर होने के चांसेस हैं, तो भी तो फिर तो वो जो जीत है उनकी तो वो तो खारिज हो गई एक तरीके से, अब वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। वो लिमिटेड पीरियड के लिए हो सकती है, या ये भी कह सकता है कोर्ट कि भाई वो री इलेक्शन हो। अब वो 1 महीने वो लगते हैं री इलेक्शन होने में, तो उतने दिन के लिए वो कह दें कि हाँ भाई, चूंकि इनको नहीं लड़ने दिया गया, तो ये जो है, लेकिन कंगना के ऊपर कोई स्ट्रिक्चर नहीं पास हो सकते, क्योंकि उसने ये कोई ग्राउंड नहीं लिया है कि कंगना जो है की वजह उनका से गलत। वो नहीं सारा दो, देखिए, कंगना ये कंगना एक अफेक्टेड पार्टी है, इसलिए बनाया गया। उनको वो मेन मेन पिटीशन उनका हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ है। हाँ, नहीं तो इसमें तो एक तो रिटर्निंग ऑफिसर को पुल अप कोर्ट कर सकता है कि भई आपने किस आधार पर उनका नामांकन खारिज किया। पहला सवाल ये, आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि रिटर्निंग ऑफिसर्स कभी-कभी बड़े आर्बिट्रेरी तरीके से नॉमिनेशंस को खारिज कर देते हैं। उसका एग्ज़ाम्पल आपने बताया वाराणसी का जिस तरीके से श्याम रंगीला के साथ हुआ। ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा जो राजनीतिक पहलू है कि जिसको जानने में सब बड़े उत्सुक हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कंगना रनौत की जो सदस्यता है वो जा सकती है। तो आपने कहा कि वो अफेक्टेड पार्टी हैं, उनके खिलाफ ऐसा कोई स्ट्रिक्चर नहीं पास हो सकता, लेकिन अगर री इलेक्शन होता है, अगर मैं सुशील कुमार जी के पास आती हूँ, उसके बाद आपके पास आऊँगी। सुशील कुमार जी, अगर री इलेक्शन की बात कोर्ट करता है, जिसको लेकर अभी जवाब देंगी कंगना, आई एम श्योर उनके वकील कोई अच्छा ही वकील किया होगा जो पूरे तथ्यों को बोलेगा और कहेगा कि भाई इसमें हमारी क्या गलती है, ये वो कर। वहां से पार्टी के लिए हाँ, लेकिन लायक राम नेगी जो कह रहे हैं, उनकी बातों को भी तो खारिज नहीं करेगा ना कोर्ट। भई उनकी एक बड़ी फेयर सी डिमांड है कि भाई वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे और ऐसे में अब उनको तो क्या कोर्ट इनसे ये कहेगा कि नहीं भाई अब आप चुनाव अगले बार देखिएगा, अभी तो सांसद जीत कर आ गई है 5 साल बाद, हम री इलेक्शन नहीं करवा सकते। या फिर अगर री इलेक्शन होता है तो क्या हो सकता है? जी। देखिए, 2 तरह की चीजें हैं। अरुण जी मुझे करेक्ट करेंगे इफ आई एम रॉन्ग। सबसे पहले तो ये है कि भी वो कितनी ग्रीवियस है ये डॉक्यूमेंट्स ना पेश करना। क्या उसके आधार पर हम उसके नामांकन को रद्द कर सकते हैं या नहीं? ये हाई कोर्ट को देखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा कागज नहीं है तो नामांकन रद्द हो जाएगा क्या? बाकी सब कुछ है, प्रॉपर्टी का वो है, डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है, एक बिजली पानी का अगर नहीं है एनओसी, तो इसके कारण आपका नामांकन रद्द हो जाए। ये ग्रेविटी ऑफ जो वो है इसमें कि भी वो हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे हैं, एक तो ये पहलू रहेगा। दूसरा पहलू ये है कि जैसे आपने कहा रद्द शब्द इसमें नहीं किया जाए, नॉट डिस्क्वालीफाइड। ये इलेक्शन अनडू किया जा सकता है, जैसे अरुण जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये रद्द नहीं होगा। हाँ, वो दैट इज ए सब्सिक्वेंट रिजल्टेंट उसका ये होता है, उसकी भी जो भी इलेक्ट हुआ है उसको री इलेक्शन में पार्ट करना है या नहीं करना, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी।
ये तो लेकिन नेचुरल इलेक्शन रद्द होगा, उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। हाँ, ठीक है। क्यों? आप ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता रद्द नहीं हो सकती, लेकिन अरुण जी, अब कोर्ट क्या किसमें क्या कह सकता है? संभावनाएँ क्या हैं? क्या ऑप्शंस होंगे? या तो री-इलेक्शन होगा, और री-इलेक्शन होगा तो ऑटोमैटिकली उनकी सदस्यता रद्द होगी, वो दोबारा चुनाव लड़ेंगी। दूसरा, और क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं इस केस से? अब इन स्ट्रिक्टेस्ट टर्म्स। जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। अरुण जी, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज़। हाँ। देखिए, कोर्ट के पास बहुत सारे डिस्क्रिशन हैं। एक तो है कि हो सकता है केस इतना लंबा चले कि 5 साल खत्म हो जाए, जो कि अक्सरा होता है इलेक्शन पिटीशन में। आप देखते हैं, अगर रिजल्ट भी आता है तो 4 साल के बाद जब 4 महीने बचते हैं, तब जाके वो आता है। सबसे बड़ा गड़बड़ क्या है, ये कानून में है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, आप कोई भी डिसीजन जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते। उनको ये हक नहीं था कि जिस दिन उनका रिजेक्ट किया गया, वो दूसरे दिन कोर्ट जाते और कोर्ट कहता कि इनको आप इंक्लूड करिए। वो कंक्लूजन के बाद ही वो चैलेंज होता है। तो ये जो इन लोगों को नॉन इंटरफेरेंस का पावर है, जो ये अंडर द एक्ट, उसका ये रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन खूब फायदा उठाता है, क्योंकि उसके बाद फेट अकम्प्ली हो गया। अब वो नेगी साहब कहे, अरे भाई अब चुनाव खत्म हो गया, अब क्या फायदा। उनको भी मालूम है कि शायद वो ना जीतते, लेकिन जहां तक उसका फंडामेंटल राइट है चुनाव लड़ने का, सबको वो राइट है। भले मुझे 2 वोट मिले, मेरी जमानत जब्त हो जाए, मैंने अमाउंट जमा कर दिया अपनी सिक्योरिटी का, लेकिन मुझको चुनाव लड़ने का हक है। और वो असर्ट करना जो उन्होंने किया है, वो बिल्कुल सही किया है। अब ये कंगना कोर्ट के पास बहुत सारे डिस्क्रिशन है। एक डिस्क्रिशन है कि ठीक है, दे कैन इवन से कि ये इनकी मेंबरशिप नहीं कैंसिल की जाएगी, लेट देयर बी अ री इलेक्शन वैकेंसी, या खाली उतने समय के लिए कोई मेंबर नहीं होगा जितना वो टाइम पीरियड दें री इलेक्शन के लिए। दैट इज प्रिज्यूमिंग कि उनके सारे कागज ऑर्डर में थे, और कोर्ट की ये जो है फैक्ट पर ये फाइंडिंग आती है कि इनका जो नॉमिनेशन पेपर था वो किसी तरह से भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता था, और ये आर्बिट्री था। कोर्ट ये भी ले सकती है व्यू कि अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब ज्यादा समय नहीं है, हम 6 महीने ये है, तो ये जो है करीब करीब इसको रहने दिया जाए। लेकिन सारे ये हैं, लेकिन उनकी सदस्यता कभी भी नलीफाई नहीं होगी, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, गलती है असर रिटर्निंग ऑफिसर। सदस्यता अरुण जी रद्द नहीं होगी, लेकिन री इलेक्शन हो सकता है। जो जी जस्टिस हाँ, है वहां की, जो जज है, हाँ, बिल्कुल। वो री इलेक्शन करवा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी हाँ, पूरी है। और एक बार ऐसा हो जाएगा ना, तो ये जितने रिटर्निंग ऑफिसर हैं, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मार्क होगा। अगर वो कोर्ट रिकॉर्ड कर देती है कि इसका जो है इन्होंने आर्बिट्रेरली, ये रिटर्निंग ऑफिसर ने इसका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया, तो वो उसकी सर्विस के ऊपर एक ब्लैक रिकॉर्ड होगा। क्योंकि एक आप इलेक्शन की जो पवित्रता है उसमें आप इंटरवीन कर रहे हैं, हाँ? तो वो मेन जो है वो जो है रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर। अरुण जी, अरुण जी, ऐसा कोई प्रेसिडेंट है आपकी नज़र में, या आपको जो याद आता है? सुशील जी, आपसे भी पूछूँगी, हो सकता है आपकी नज़र में हो। ऐसा कोई प्रेसिडेंट कभी सामने आया है, हिमाचल में ही नहीं बल्कि किसी और राज्य में? नहीं, ये मैं आपको पक्का मैंने देखा नहीं है, लेकिन कानून की किताबों में देखेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे और भी बहुत इंस्टेंसेस हुए होंगे, जहाँ की, क्योंकि इतने इलेक्शंस हुए हैं, इतने कैंडिडेट्स फाइट किए हैं जिनके नॉमिनेशन रद्द कर दिए गए हैं। तो जो हम इनको वो टेक्निकल टर्म कहते हैं रेस इंटीग्रा, कि ये सबसे पहला केस है, वो ये नहीं हो सकता। ज़रूर इसके और भी प्रेसिडेंट मिलेंगे। ठीक है। अब एक लास्ट जो प्रोबेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि अगर मान लीजिए री इलेक्शन होता है, सुशील जी, जिस तरीके की बातें कंगना करती हुई आई हैं, और जीत का जो उनका फासला था लोकसभा के चुनाव में, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो क्या अब जब चुनाव होगा तो और भी कैंडिडेट्स आएँगे, हो सकता है विक्रमादित्य भी जीत के चले आएँ। तो क्या ये पूरी जो मंडी लोकसभा सीट का जो भविष्य है, वो फिर से एक बार पलट सकता है? अगर री इलेक्शन हुआ तो, इसमें तो बहुत बड़ा अगर है, अभी कोर्ट क्या संज्ञान लेगा ये पता नहीं, लेकिन री इलेक्शन इसमें क्या? इस इलेक्शन में जो भाजपा की चारों सीटें आई हैं हिमाचल में,
उसके लिए भाजपा की कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं है। वो ठीक है कि वो अपनी तैयारी करते रहते हैं। दे आर ऑलवेज, वो अपना मोर्चा सभी संभाले रखते हैं। बीजेपी में ये खासियत, ये मैं हर इलेक्शन में आपको बताता रहा हूं कि बीजेपी इज ऑलवेज अहेड ऑफ कांग्रेस इन प्रेपरेशन फॉर द इलेक्शन। तो वो हमेशा अपने मोर्चे पे बंधे रहते हैं। एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा व्यक्ति आता है। हिमाचल में कांग्रेस की तैयारी नहीं थी। और दूसरी जो सुक्खू सरकार की, जो प्रेजेंट कांग्रेस गवर्नमेंट है, सुक्खू सरकार की जो कारगुजारी है, उस पे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो अल्टरनेटिव क्या था लोगों के पास कि यार सुक्खू सरकार तो इट वाज नॉट एबल टू डिलीवर द गुड्स, तो ठीक है, अब बीजेपी सेंटर के लिए हम बना रहे हैं ना, हिमाचल के एमएलए को तो जिता दिया। आप ये देखिए ना कि भी उसी समय हिमाचल में 6 इलेक्शंस इसके भी हुए विधानसभा के, जो जिनको की डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया गया था लेजिस्लेचर्स को। उसमें से 2 बीजेपी के जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, 6 के 6, उनमें से 2 बीजेपी की टिकट पे भी जीत गए। और 4 जो थे जो बीजेपी की टिकट लेके खड़े हुए थे, कांग्रेस के जो एक्स एमएलए, डिस्क्वालीफाइड एमएलए, वो चारों के चारों हार गए। तो हिमाचल के लोगों को ये पता है कि भी सेंटर का और स्टेट का जो मैंडेट है वो किस तरह से देना है। ठीक है। अब अंत और में अरुण जी से मैं एक दूर की ओर बैठा होता हूँ। ये एक हाँ, बात हिमाचल के वोटर्स के बारे में ये कहता हूँ कि वो सत्ता भीरू वोटर्स हैं। मतदाता वो सत्ता भीरू मतदाता है, क्योंकि जिस की सरकार होती है, मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, सिवाय कुछ अपवादों को छोड़कर हिमाचल के साथ सत्ता के साथ ही जाते हैं हिमाचली वोटर्स, क्योंकि उन्होंने अपने काम करवाने होते हैं, अपने एरिया के काम करवाने होते हैं, निजी काम करवाने। ये बात अलग है कि अब सरकारें काम करना बंद कर दिया है। ये पिछले जयराम सरकार के वक्त से ये हो रहा है। अब ब्यूरो, both the governments who are working on the bureaucratic councils. बिल्कुल। ठीक है। बस अरुण जी, अब आप आखिरी में आपसे टिप्पणी चाहूँगी कि अब ये जो पूरा केस है, 21 तारीख को वो अपना जवाब दाखिल करेंगी और इंटरेस्टिंग होगा। आई एम श्योर उस दिन बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स भी बनेंगे जिस दिन ये सारा कुछ होता है। लेकिन आप फाइनल टिप्पणी एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देंगे इसमें कि जो आउटकम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी। नहीं, अभी तो वो जवाब देंगी, फिर वो हियरिंग पर। सबसे बड़ी बात है कि इसमें कंगना रनौत का जवाब इम्पोर्टेंट नहीं है। जवाब इम्पोर्टेंट है रिटर्निंग ऑफिसर का। वो क्या जवाब देते हैं और किस समय देते हैं, कि जनरली तो वो लोग टाइम ले लेते हैं। वो समय से जवाब देंगे नहीं देंगे, तो वो केस जब तक नहीं सुनवाई पे आएगा, जब तक कि स्टेट जो रिटर्निंग ऑफिसर है इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी एज वो, उनको जवाब देना है। और उस जवाब के बाद जो अल्टीमेट जो अकाउंटेबिलिटी है रिटर्निंग ऑफिसर्स की चुनाव के दौरान, तो फिर वो चुनाव आयोग को होती है ना, वो चुनाव आयोग को हाँ जवाब देते हैं। हाँ, तो नहीं, इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि ये दोनों पार्टीज होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर थे जिन्होंने अपना डिस्क्रिशन जो है एक्सरसाइज करके उसका कैंडिडेचर को जो रद्द कर दिया नॉमिनेशन को, तो उनको भी पार्टी बनाया होगा दोनों ने। क्योंकि होता क्या है कि मीडिया तो हेडलाइन चाहिए, तो उन्होंने जो है कंगना रनौत का वो इलेक्शन तो उसको उन्होंने आगे कर दिया। ये दोनों चीजें जो है वो आप बगैर स्टेट को पार्टी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो वो जब उन्होंने, उनका जवाब ज्यादा जरूरी है, और वो कब आता है, कितना समय लगता है, उसके ऊपर जो है इसके फैसले वो निर्भर करते हैं। यानी और कि अगर आपने अगर आपने अभी हेडलाइन की बात की, तो मैंने हेडलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ रही हूँ कि भाई हेडलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे वेबसाइट्स ने ये चलाना शुरू कर दिया कि भाई क्या कंगना की सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन जो दूसरी चीज
जिसके बारे में लोग नहीं लिख रहे हैं कि भाई राजीव कुमार भी तो कटघरे में खड़े होंगे। अब राजीव कुमार और हाँ, हाँ, कंगना रनौत के पास 1000 सवाल होंगे राजीव कुमार के लिए भी कि भाई कैसा चुनाव आपने कराया? हाँ, हाँ, उसने भी ज़ाहिर है कि उसने कंप्लेन किया होगा इलेक्शन कमीशन को कि हमारा हुँ, नॉमिनेशन जो है इन्होंने आर्बिट्रेरीली रिजेक्ट कर दिया। तो पार्टी तो सभी बने होंगे। तो वो भई ये तो हेड हेडलाइन जैसे है वो तो वैसे ही बनेगी। लेकिन हुँ, कंगना विथ ऑल हर फॉल्ट्स, हाँ, ऑल हर इम्परफेक्शन, एट लीस्ट ओवर हियर शी इज़ नॉट एट फॉल्ट। इनकी कोई गलती नहीं है और उस कारण से अगर कोर्ट में कोई एक भी ग्राउंड ऐसा मिल गया जिससे कि उस आदमी का नॉमिनेशन रिजेक्ट किया जा सकता था, तो कोर्ट उसको अपहोल्ड कर देगी क्योंकि इलेक्शन हो गया, एमपी इलेक्ट हो गया। ये ज़्यादातर लोग जानते हैं कि शायद नेगी साहब की ज़मानत नहीं बचती, लेकिन एक उसके ऊपर एक और भी बड़ा एक आदमी का फंडामेंटल राइट है कि मैं इलेक्शन लड़ूँगा। और आपको हुँ, याद होगा कि एक ऐसे कैंडिडेट थे जो कि हरदम प्रेसिडेंट और जिस समय अलाउड था, धरती धरती पकड़ या क्या उनका नाम था, वो हारते थे लेकिन इलेक्शन लड़ते थे। तो ऐसे लोग हैं, उनको आप सिरफरा कहिए या कहिए कि दे वांट टू प्रूव अ पॉइंट, लेकिन ऐसे लोगों का भी होना हमारी सोसाइटी में जो है नहीं, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी ज़रूरी है है। नहीं और एंड वी लोकतंत्र शुड को ज़िंदा बिल्कुल आपने सही कहा कि लोकतंत्र को अगर ज़िंदा रखना है तो ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो मौलिक अधिकारों की, अपने राइट्स की बात करते हैं। हुँ, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा टेक अवे है वो ये है कि कंगना इसमें कोई अक्यूज़ नहीं है। कंगना हाँ, लेकिन राजीव कुमार से जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनसे ज़रूर सवाल कर सकती हैं कि भाई आपने किस तरीके का चुनाव मंडी में कराया? आपका रिटर्निंग ऑफिसर, आपका इलेक्शन ऑफिसर क्या कर रहा था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपदा मेरे ऊपर गिरने वाली है? तो ये नहीं उसमें चीज़ ज़रूर हो सकती है। जी, अरुण जी। एक बात मैं जाते-जाते कहूँगा कि अगर नेगी ने ये कहीं दिखा पाए कि हुँ, कंगना और रिटर्निंग ऑफिसर में कोई नज़दीकी थी या वो जानते थे और इसलिए उसका उन्होंने जो है वो ये किया क्योंकि देखिए हर आदमी वो डीएम भी हो, रिटर्निंग ऑफिसर भी हो, तो वो चाहता है आई डोंट नो आई एम नॉट कमेंटिंग स्पेसिफिकली ऑन हिम या उनके फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि भाई इतनी बड़ी फ़िल्म स्टार के साथ मैं दिखूँ या उसके गुड बुक्स में रहूँ, तो वो भी एक अगर वो कुछ कनेक्शन दिखाया तो वो अलग है। बट आई डोंट थिंक कि ये सही भी होगा या वो दलील जो है वो कोर्ट में उसको पेश करेंगे। ये तो देखना होगा 21 तारीख को उनको अपना जवाब दाखिल करना है। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया सुशील जी, अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।